देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। हमने वहां के बच्चों से जानने की कोशिश करी कि उनको संख्या पद्धति में कहां कहां प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि किन किन बारीकियों पर उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है। और आज के इस विषय के बारे में आपको बता रहे हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में है हमारे आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुछ स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं रेशनल नंबर्स यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन IIT अलवर राजस्थान। शुरू करने से पहले हम बच्चों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने बारे में बताएंगे और अपने जो भी टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति है, आज का टॉपिक हमने लिया है, उसमें जिस टॉपिक में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करेंगे, बताएंगे, जिससे कि हम उनके उस गैप को, जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिलअप कर सके, उसको सही से उसका आंसर कर सके, यानी कि उसका सॉल्यूशन कर सके और ये उस चीज का जो है लाभ उठा सके। मेरा नाम प्रीति कुमारी मदेरना है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है और मुझे संख्या पद्धति में समस्या आ रही है। मेरा नाम नगमा बानो है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मेरे को संख्या पद्धति टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। मुझे संख्या पद्धति के कर्म विनय में प्रॉब्लम है। मेरा नाम सुमन चौधरी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे संख्या पद्धति में सारा नियम समझ में नहीं आता। मेरा नाम तराना बानो है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। संख्या पद्धति में सहचार्य नियम में समस्या आती है। मेरा नाम आरस्तोन बानो है, स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलेटा अलवर। मुझे संख्या पद्धति में समस्या आती है। मेरा नाम वारिसा है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक में पढ़ती हूँ। मुझे सक्रिय नियम में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम नफीसा, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में पढ़ती हूँ और संकृत भर्ती में प्रॉब्लम है। मेरा नाम रजनी है, मैं 9th क्लास पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। मुझे संख्या पद्धति के बंटन के नियम में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे संख्या पद्धति के संचारी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम फरजाना बानो है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मुझे संख्या पद्धति में सारांश में समस्या है। मेरा नाम अमीशा शर्मा है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और मुझे सांख्यिकी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है इसके सहचारी नियम से। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मुझे संख्या पद्धति में बंटन में प्रॉब्लम आती है। माय नेम इज नीतू नरुका, 9th क्लास स्टूडेंट। आई रीड इन आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मुझे संख्या पद्धति में दशमलव प्रसार में प्रॉब्लम है। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मुझे संख्या पद्धति में बंटन में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे परिमेय अपरिमेय में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरा नाम मोनिका जाटव है, मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे को संख्या पद्धति में दशमलव प्रसार में मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरा नाम अनीसा है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और मुझे संख्या पद्धति में
प्रॉब्लम आती है? मेरा नाम सारा खान है। मेरा स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। संख्या पद्धति को अच्छे से समझना चाहती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मुझे संख्या पद्धति में बंटन के नियम में प्रॉब्लम है। मेरा नाम रीना कौर है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है और मुझे संख्या पद्धति में कुछ परेशानी है। मेरा नाम है आशा कौर, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है आर्य कन्या विद्यालय उच्च माध्यमिक और मुझे प्रश्नावली 7 में संख्या पद्धति में परेशानी है। संख्या पद्धति का जो टॉपिक है उसमें जो बच्चों का गैप यानी कि जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बच्चों को अभी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, हमने जो फीडबैक लिया है उसमें हमें पता लगा है कि इन लोगों को संख्या रेखा पर जो है आपकी वास्तविक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, या उनको जो उसकी एक्टिविटीज है, सक्रियाएं हैं, जैसे कि क्रम विनय नियम, सवरक नियम, सहचार्य नियम, बंटन का नियम, उसको कैसे डील करते हैं, कैसे उसको जो है परिभाषित करते हैं और संख्याओं को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें इन लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ये फीडबैक से हमने आज जाना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये उस गैप को फिलअप करने के लिए बनाया जा रहा है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मेनली। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो सारी की सारी संख्या जिनका वास्तव में हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उसको संख्या में निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फीस फिलअप करना है, स्कूल का फी भरना है, तो स्कूल का फी भरने के लिए आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने फीस भर दिया, आप क्या करेंगे, करेंसी यानी पैसा देंगे। तो पैसा कितना है, मान लीजिए आपका एक महीने का जो मंथली फीस है वो मान लीजिए 500 है, तो ये 500 जो है ये एक वास्तविक संख्या है। ऐसे मान लीजिए कि आप घर पे 3 या 4 मेंबर हैं, सिबलिंग्स हैं, मान लीजिए आपके 2 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है, और आपके घर पे मान लीजिए कोई चीज जैसे एप्पल है, एप्पल ही आपको खाना है, तो आप उसको क्या डिवाइड करके खाएंगे। आपके पेरेंट्स ने आपको एक एप्पल दिया, कहा कि भाई तीनों एक सेम भाग में बांट लेना, तो आप क्या करेंगे, उसका 1/3 3 पार्ट करके आप लोग बांट लेंगे। तो जो 1/3 है एप्पल का, ये भी एक वास्तविक संख्या है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि मेरी जो खर्च है वो 13 रुपये 50 पैसे है, तो इसको हम मैथमेटिकली यदि लिखते हैं तो 13.50 रुपया लिखते हैं। तो ये जो 13.50 रुपया लिखना यानी कि पॉइंट का लिखना भी एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एक्टिविटी है, यदि उनको हम निरूपित करें, जैसे आपकी क्लास में हम संख्या बताएं तो मान लीजिए आपकी क्लास की संख्या है 30, तो 30 जो हमने बोला ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, हम कहें कि आज 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, उपस्थित नहीं है, तो जो हमने बताया अनुपस्थित है ये 5, ये भी क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। अब हमारे पास जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बता रहे हैं कि भाई आपको संख्या के परिमेय और अपरिमेय में प्रॉब्लम आ रही है ना, परिमेय और अपरिमेय प्रॉब्लम आ रही है। तो परिमेय संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या कैसी होती है, पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। वे संख्याएं जो आपकी P/Q यानी कि P/Q के रूप में निरूपित की जाए, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसी सारी संख्याएं जो P/Q में लिखी जाएं और जिसके अंदर Q का मान 0 ना हो, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम चेक करते हैं कि भाई आप जैसे 50 मान लीजिए, 50, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम कैसे एनालाइज करेंगे परिमेय संख्या है? हमने तो कहा कि P/Q में लिखा जाना चाहिए, है ना। तो P/Q तो हम लिख देते 50/1, जो कि 1 जो है 0 नहीं है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही हो गया, क्योंकि P/Q में होना चाहिए और Q 0 ना हो, बस इस चीज को हमें चेक करना। तो ये क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको परिमेय संख्या समझ में आई? ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए √4 और √3 और √8 और 1/2, ये 4 संख्याएं हमने दी है। √4, √3, √8,
1/2 और हमने दे दिया 0.756। ये 5 संख्याएं दी गई हैं। इन 5 में से आपको जानना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो बताइए कौन सी संख्या परिमेय है। पहले हम चेक करते हैं √4 को। तो √4 यानी कि वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मतलब है वर्गमूल 2 गुना 2, यानी कि 2 में से एक जोड़ा वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो गया 2, यानी कि वर्गमूल 4 का जो एक्चुअल वैल्यू आया वो आया 2। और हम देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है तो 2/1 यानी कि 2 ही रहेगा, जहां की 1 जो है 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या। अब हम √3 के लिए यानी कि वर्गमूल 3 के लिए बात करते हैं। वर्गमूल 3 का वैल्यू क्या रहेगा। क्या वर्गमूल 3 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमें 2 जोड़े बनाने हैं, 2 जोड़ों में से एक लेना है। तो 3 गुना कुछ भी नहीं होगा, 3 गुना 1 हो सकता है, तो इसका मतलब वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा। वर्गमूल से बाहर ये नहीं आएगा। यदि ये वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा तो P और Q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या कैसी हुई, अपरिमेय। ये तो P और Q की फॉर्म में तो परिमेय हो गई, और ये अपरिमेय। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो √3 आपकी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर हो गई। अब हम √8 की बात करते हैं। √8 इज इक्वल टू हम लिखेंगे √2 गुना 2 गुना 2। अब ये एक पेयर तो कंप्लीट है, लेकिन एक पेयर में 2 बचा हुआ है, तो हम इस पेयर में से एक को तो निकाल लेंगे, लेकिन हमारी संख्या क्या रहेगी 2 और √2, यानी कि रूट इसमें भी है और रूट है तो P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा, तो ये भी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। यानी कि हमने जाना कि ये भी अपरिमेय संख्या है। अब 1/2 की बात करते हैं। 1/2 जिसमें P का मान 1 है और Q का मान 2 है, जो कि 0 नहीं है, तो सीधे सीधे संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब हम लोग पॉइंट यानी कि 0.756 की बात करते हैं। 0.5756 की बात करते हैं। हम दशमलव हटाते हैं। दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव के नीचे के 1 लिख देंगे और बाकी उतनी 0 जितने ऊपर अंक है, 3 अंक हो गए, तो हमारी संख्या आ गई 756/1000। तो नीचे देखा हमने कि 1000 0 तो नहीं है, यानी कि Q 0 नहीं है और P/Q की फॉर्मेट में है, तो कैसी हुआ ये, परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या समझ में आई, ओके। अब आपका दूसरा जो टॉपिक है, आपको इसकी एक्टिविटी के बारे में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि भाई उसमें जो नियम है, जैसे आपका क्रम विनिमय नियम है, आपका सहचार्य नियम है, आपका बंटन का नियम है। क्रम विनिमय नियम को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, सहचार्य नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और बंटन के नियम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमय, जैसे लिखा ही नाम से लिखा क्रम विनिमय लिखा है ना। क्रम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्रम विनिमय यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ या रूल, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रूल या फिर क्रम विनिमय। देखो इसमें पहले का क्रम और विनिमय। क्रम होता है जैसे आप पहले नंबर पे हैं, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, इनका क्रम होगा पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। लेकिन विनिमय कहता है इनका क्रम बदल दो, इनके जो बैठने की स्थिति है वो बदल दो, इनको पहले स्थान बैठा दिया, इनको दूसरे स्थान बैठा दिया, ठीक है। तो क्रम विनिमय यही कहता है कि क्रम विनिमय नियम जो है 2 संख्याओं पर लगेगा, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, 2 वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब जो वास्तविक संख्या है उनमें यदि हम उनके बैठने का क्रम यानी कि उनके जोड़ने का क्रम घटा दें, ठीक है। अब क्रम विनिमय नियम के लिए सबसे पहले आपको जो मैथमेटिकल एक्टिविटी है वो सर्च करनी पड़ेगी। जैसे एक्टिविटी कौन कौन सी है, क्रम विनिमय नियम किसके लिए हो जाए, जोड़ के लिए। पहला एक्टिविटी मान लीजिए हमने मान ली जोड़ का मतलब एडिशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या हमने ये ले लिया A और B, तो कहते हैं यदि क्रम विनिमय नियम यदि पास है तो कहता है कि यदि A + B बराबर B + A हो जाए तो ये नियम उस एक्टिविटी के लिए,
उस सक्रिय के लिए पास हो जाएगा। हमने सक्रिय क्या ली है? जोड़ना। ठीक है, आपने कहा a प्लस बी यदि b प्लस a के बराबर हो जाए तो ये नियम इस एक्टिविटी के लिए, इस सक्रिय के लिए, इस क्रिया के लिए, जो क्रिया हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसके लिए पास हो जाएगा। और यदि ये ऐसा नहीं होता है, यानी कि a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं होता है किसके, b प्लस a, तो ये नियम फेल हो जाएगा। हम चेक करते हैं। जैसे आप a बराबर बताइए क्या लेंगे, a का वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, a का वैल्यू 8 ले लिया। आपका नाम अरस्तु। आपने ले लिया a इक्वल टू 8। ठीक है, आप बताइए b का वैल्यू क्या लेंगे? 6। नाम क्या आपका? तराना। तराना। तराना जी आपने b का वैल्यू ले लिया 6, तराना ने b का वैल्यू 6 ले लिया, इन्होंने 8 ले लिया। अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं कि a प्लस b कितना आ रहा है, यानी कि 8 प्लस 6 हमारा वैल्यू कितना आया? 14। ठीक है, हम क्रम विनीय नियम जोड़ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जोड़ के लिए हम पहले चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने क्रम उल्टा कर दिया, यानी कि b प्लस a जोड़ दिया हमने, b प्लस a, यानी कि पहले 6 रख दिया, बाद में 8 रख दिया, तो बताइए कितना आएगा? अरे वाह, ये तो पास हो गया, क्योंकि 8 प्लस 6 भी 14 और 6 प्लस 8 भी 14। इसका मतलब ये नियम पास है, क्योंकि दोनों से सही आ रहा है। अब हम यही नियम, यदि ये नियम हम दूसरे संख्याओं पे लगाएं तो भी ये पास हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, यदि हम परिमेय संख्या पर एक्टिविटी यानी संक्रिय जोड़ के लिए क्रमविनीय नियम को चेक करें तो वो पास हो जा रहा है। अब हमारे पास दूसरी एक्टिविटी क्या है? घटाओ। इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको, घटाओ। घटाओ, इसका साइन माइनस भी बोलते हैं, है ना, यानी कि हम जोड़ने की जगह माइनस लेना है। फिर हमने नियम क्या बनेगा हमारा क्रमविनीय नियम, a माइनस बी बराबर b माइनस a, ये होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। अच्छा, संख्या हम यही ले लें, यानी कि एक 8 ले ले, एक 6 ले ले, यदि इनके लिए पास होगा सबके लिए पास हो जाएगा। हम लोगों ने 8 और 6 लिया, तो देखिए 8 माइनस 6 यानी कि a माइनस बी, 8 माइनस 6 कितना आया मेरा? 2 आया। किसका? प्लस का या माइनस का? प्लस का। 8 बड़ा है, 6 छोटा है, तो प्लस का 2 आएगा। लेकिन जब मैं b माइनस a करता हूं, b माइनस a करता हूं, ठीक है, b माइनस a करता हूं, तो मेरा 6 माइनस 8 आएगा, तो जो संख्या आएगी माइनस का 2 आएगा। तो ये क्या 2 और माइनस 2 इक्वल है? नहीं है। इक्वल नहीं है तो मतलब क्या डिफरेंस है इनके अंदर? हाँ, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसका मतलब दोनों से जो रिजल्ट आया वो सेम नहीं आया है, अलग अलग आया है। तो इसलिए जब 2 नंबर के लिए हमारा फेल हो गया, इसका मतलब और नंबर के लिए मैं पास नहीं होगा। तो परिमेय संख्या के लिए या रियल नंबर के लिए, घटाओ एक्टिविटी के लिए यानी कि सक्रिय के लिए जो हमारा क्रमविनीय नियम है वो फेल है, वो पास नहीं है, फेल है। ठीक है, इसी टाइप से अब बताइए, आपको ये समझ में आया? क्रमविनीय नियम समझ में आया? आप गुणा के लिए भी कर सकते हैं, आप भाग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई? दूसरे नियम पे चले? ओके। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा नियम है वो है सौरक नियम, सॉरी सहचार्य नियम, सहचार्य नियम। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सहचार्य नियम। ये कहता है कि ये 1 से 2 से ज्यादा नंबर के लिए काम करेगा, यानी कि आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे एक साथ में। कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 3। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ने में जो है 2 नंबर को एक बार जोड़ेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरा नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, सहचार्य नियम। सहचार्य नियम के लिए भी हमें अपनी एक्टिविटी बतानी पड़ेगी। भाई जोड़ के लिए ले रहे हैं आप, घटाव के लिए ले रहे हैं आप, गुणा के लिए ले रहे हैं आप, भाग के लिए ले रहे हैं आप, तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ कम से कम कितने नंबर को लेना पड़ेगा अब बताइए? 3 को। अच्छा, 3 के लिए आप क्या लेंगे बताइए? 5, 4,
और 2। 5 4 2। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो कि उससे कई नंबर रिप्रेजेंट हो जाए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, ए बी लिया था, तो ए बी की बराबर हम वैल्यू रखते हैं, तो हर नंबर के लिए पास हो गया। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 नंबर ले लेंगे ऐसे। तो क्या कर ले, हमने मान लीजिए एक ले लिया ए और बी और सी, ये तीनों कैसे संख्या है, वास्तविक संख्या है। तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है। और हमारा अब जो नियम है वो किस पे लागू कर रहे हैं हम, जोड़ पर। यानी कि जोड़ के लिए हम चेक करना चाह रहे हैं कि जोड़ के लिए अपना जो सहचार्य नियम है यानी कि एसोसिएटिव लॉ है वो पास है कैसे नंबर के लिए, वास्तविक नंबर के लिए, या फिर फेल है। तो हमने जो सहचार्य नियम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये कहेगा कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट के बाहर c इजिकल्स टू, यदि हम इसको अब चेंज कर दें a बाहर b प्लस c तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, यदि हम 2 नंबर को पहले जोड़ लें और फिर तीसरे नंबर को जोड़े, या फिर पहले किसी को छोड़ दे दूसरे 2 को जोड़ दे, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम आना चाहिए, तो हमारा सहचार्य नियम पास हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए हम a का वैल्यू क्या ले, 6। a इक्वल्स टू हमने ले लिया 6। ठीक है, b इक्वल्स टू क्या ले बताइए, 4। 4। b इक्वल्स टू हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। c इक्वल्स टू बताइए क्या ले, 8। c इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं, c इक्वल्स टू 8 ले लिया हमने। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को ले लेंगे, दोनों साइड देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो हमें आया a प्लस b एक ब्रैकेट के अंदर प्लस c, हमने ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है हमारा 6, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 8। तो पहले हम ब्रैकेट की चीजों को जोड़ते हैं, है ना, पहले ब्रैकेट की फिर ब्रैकेट की बाहर वाली को। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 यानी कि 18 आ गया हमारा, है ना। अब हम दूसरी चीजों को जोड़ लेते हैं, a प्लस यानी कि अब हम राइट हैंड साइड को लेके काम करते हैं, है ना, दाएं पक्ष को लेके किया था हमने, बाएं पक्ष को लेके किया था, अब दाएं पक्ष ले लिया हमने। तो a प्लस b प्लस c, तो a का वैल्यू कितना हमारा 6 प्लस 4 प्लस 8, ये हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो हमारा 6 प्लस 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 हम लेंगे 12, तो 6 प्लस 4 8 18। ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, दोनों से सेम आ रहा है ना। इससे भी प्लस 18 आ रहा है, उससे प्लस 18 नहीं, दाया पक्ष भी प्लस 18, बाया पक्ष भी 18। तो क्या इससे क्या रिजल्ट मिला आपको, कि वो दोनों बराबर है और ये पास हो गया, पास हो गया, नियम पास हो गया। कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे आप, सहचार्य नियम। सहचार्य नियम किस एक्टिविटी पे, किस जोड़ पर। कौन कैसे नंबर लिया आपने, 6 4 और 8। हाँ, 6 4 8 कौन सी उससे वास्तविक संख्या है, वास्तविक। ठीक है। अब दूसरा सक्रिया यानी दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारी, जोड़ने के बाद घटाओ यानी कि सब्सट्रैक्शन घटाओ एक्टिविटी के लिए हम बना रहे हैं। अब घटाओ के लिए जब हम बनाएंगे तो नंबर तो यही रखेंगे लेकिन साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस b माइनस c माइनस a, ये माइनस c। ठीक है, अब हम फिर वही दायां पक्ष लेंगे, पहले बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष ले लिया हमने, पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, a माइनस b माइनस c, ये आ गया आपका a का वैल्यू 6 माइनस 4 माइनस 8, 6 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 2 माइनस 8 यानी कि माइनस का 6। अब हम लेते हैं, अभी हमने कौन सा पक्ष लिया, बायां लिया था, अब दायां पक्ष लेते हैं। दाएं पक्ष में हमारा a माइनस ब्रैकेट b माइनस c ब्रैकेट क्लोज, इसमें क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना लिया हमने 6 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस ब्रैकेट और c का वैल्यू 8, तो आ जाएगा 6 माइनस ब्रैकेट 4 में से 8 जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 बचेगा। ब्रैकेट से पहले माइनस है और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 4 10, यानी कि हमारा बायां पक्ष आया माइनस का 6 और दायां पक्ष आया प्लस का 10। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इससे क्या रिजल्ट मिला आपको, ये पास नहीं है, नियम पास नहीं हुआ, ये नियम पास नहीं है क्योंकि दोनों साइड सेम नहीं आ रही है, तो नियम पास नहीं हो रहा। इसी प्रकार हम जो है
गुणा के लिए चेक करते हैं। आपको बता दें, गुणा के लिए ये नियम पास होता है और भाग के लिए ये नियम दोबारा से फेल हो जाता है। ठीक है, प्लस के लिए पास है, गुणा के लिए पास है, और माइनस के लिए यानी कि भाग यानी कि डिवाइडेशन और सबसेक्शन के लिए फेल है, और गुणा और जमा यानी कि जोड़ के लिए एडिशन के लिए ये पास है। तो आपको समझ में आया सहचारी नियम? अब इसके बाद कौन से नियम में प्रॉब्लम आ रही है आपको? बंटन का नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन मतलब बांटना, बंटन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, यहां क्या होगा, जैसे कभी आपने कोई चीज मतलब घर पे या कहीं जाकर के, या आपके घर पे कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आप बांटने का नहीं बंटन के नियम का यूज करते हैं। बताइए, नाम बताइए आप। नगमा जी बताइए, आप घर पे जैसे आपकी मम्मी आपको कोई भी वस्तु देती है और आपके ब्रदर हो या आपके सिस्टर हो, तो वहाँ आप लोग बांटने के नियम का यूज करते हैं? नहीं, यस सर करते हैं। बताइए कोई अभी रिसेंटली आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन किया हो? जैसे मेरी मम्मी ने एक 3 बनानास दी जी, तो मम्मी ने बोला कि तीनों अलग अलग लेकर खा लेना। हाँ। तो हमने वो तीनों अलग अलग बांट ली। तीनों को अलग अलग बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, ये भी एक बंटन है, बांटना ही है, लेकिन यहाँ जो बंटन का नियम है वो ये कहता है कि एक वस्तु 2 भागों में बांटनी है। एक वस्तु 2 भागों में बांटनी है। ठीक है, यहाँ नियम दूसरा है, यानी कि एक वस्तु 2 भागों में बांटनी है और दोनों भागों के पास वस्तु जानी चाहिए। ऐसा नहीं 2 भागों में बांटने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको जोड़ के डिवाइड कर दिया, नहीं। एक वस्तु 2 लोगों के पास जानी चाहिए। एक वस्तु 2 लोगों के पास जानी चाहिए, बंटन ये कहता है। और जब वो दोनों के पास जाएगा तो यदि वो हम ब्रैकेट से पहले काम करें या फिर डायरेक्ट दे दे, इसमें कोई डिफरेंस आता है नहीं आता है, ये कहता है अपना बंटन का नियम। ठीक है, बंटन का जो नियम है वो ये कहता है कि हम वो वैल्यू या तो हम डायरेक्ट दे दे दोनों को अलग अलग, है ना, या आपको इस टाइप से दे, ठीक है, कि दोनों के पास आ जाए। तो कहता है कि दोनों के पास आने पे वो नियम लागू होता नहीं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक संख्या है b और दूसरी संख्या है c, इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, है ना, और इन्हें कह दिया कि आपको अब a वस्तु मिलेगी, a वस्तु मिलेगी। ठीक है, अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? देखो, a और b को ब्रैकेट में डालने के बाद इसमें b वस्तु का मल्टीप्लाई लगा दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, a के पास भी चले जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है। एक तो काम ये कर सकते हैं। दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं कि b के साथ में ही a को रख दे, यानी कि b को a दे दे, प्लस c को भी a दे दे, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ab प्लस ac। तो हम ये दोनों, ये जो नियम है बंटन का नियम है, ये इसी टाइप से बांटता है कि एक या तो ब्रैकेट में लेके काम कर लो, ब्रैकेट ले लो, उसके बाहर आप वो दे दो, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप चाहे अलग अलग से इसको दे दीजिए। ठीक है, अलग से दे। तो कहता है कि बंटन के नियम में यदि इसको हम अप्लाई करें तो वस्तु का जो बांटने का नियम है उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक बांटना पर्टिकुलर जो बांटना होता है वो दूसरा है, बंटन का नियम थोड़ा अलग है। ठीक है, अब यहां पर भी हम बंटन का नियम किस पे लगाएं? देखो, अब इसमें 2 एक्टिविटी काम करेगी एक साथ। 2 एक्टिविटी मतलब एक बाहर की एक्टिविटी होगी, एक इनसाइड की एक्टिविटी होगी। जैसे बाहर आपने गुणा लिया, अंदर प्लस ले लिया, अंदर माइनस भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बाहर डिवाइड भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ जो एक्टिविटी है वो 2 एक्टिविटी एक साथ काम करती है, 2 सक्रिया एक साथ काम करती है। ठीक है, अभी तक क्या था हमारे पास, एक ही एक्टिविटी को हम काम करते थे। यहाँ पे क्या है, 2 एक्टिविटी एक साथ काम करेगी। ठीक है, 2 सक्रिया एक साथ काम करेगी। तो हम a, b और c की इसी टाइप से वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने फिर a, b, c की वही वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू कितना ले लिया हमने, 6। a का वैल्यू 6 ले लिया हमने। चलिए, a इजिकल्स टू 6, b का वैल्यू कितना लिया, 4, और c का वैल्यू 8। ठीक है, हमने ये वैल्यू ले लिया। हम प्लस के लिए यानी कि अभी जो हमें दिया हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं बंटन का नियम यूज करते हैं इसके लिए। तो आप क्या लिखेंगे, 6 ब्रैकेट 4 प्लस 8, ये इसका कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड
LHS बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में काम होगा, ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे 4 + 8 12, यानी कि 6 गुना 12 और 12 × 6 72। अब हम अलग अलग करके देखते हैं, यानी कि हम राइट हैंड साइड लेते हैं, दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में देखिए A गुना B या AB प्लस A.C। तो A गुना B यानी कि AB, A का वैल्यू है 6, इसका वैल्यू है 4, B का A का वैल्यू 6 फिर अगेन और C का वैल्यू 8। तो 6 चौका 24 प्लस 6 8 48, यूज करा हमने, दोनों को जोड़ दिया, क्या कितना आया वैल्यू 72। तो देखो राइट हैंड साइड भी 72 आई और लेफ्ट हैंड साइड भी 72 आई, तो बांटना हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे संक्रिया बदल जाएगी, जैसे अभी तो ये जोड़ के लिए गुणा के लिए था, अब मान लीजिए गुणा और घटाव के लिए ले लिया हमने, गुणा और घटाव के लिए, तो क्या लिखे जाएगी हमारी A ब्रैकेट B माइनस C इजिकल्स टू A.B माइनस A.C। हम घटाव के लिए यानी कि घटाव पर गुणा का बंटन नियम चेक करना चाह रहे हैं, घटाव पर गुणा का बंटन नियम चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने संख्या वही ले ली, घटा दिया। अब घटाएंगे, देखिए 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 4 माइनस 8 कितना बचेगा 4, तो 6 चौक 24 माइनस का 24, क्योंकि माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है A गुना B माइनस A गुना C। तो A गुना B यानी कि 24 माइनस 48, 24 माइनस 48 तो कितना आया माइनस का 24, माइनस का 24 उधर से आ गया और माइनस का 24 इधर से आ गया, यानी कि बंटन का नियम जो है वो घटाव पर भी लागू है, घटाव पर भी लागू है। इसी टाइप से आपको चीजें समझ में आई है। अब आप जो है इसको आप गुणा का योग पर चेक कर लिया, गुणा का घटाव पे चेक कर लिया। अब डिवाइड का भी चेक कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड का योग पर है ना, और डिवाइड का घटाव पर, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको इस जो आपका प्रॉब्लम आ रही थी सॉर्ट आउट हुई हुई ना, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम और थी शायद, दशमलव प्रसार नहीं आता, संख्या रेखा पर निरूपित करना आता है। ओके, दशमलव प्रसार देखिए, जैसे हमने बताया कि परिमेय संख्या P/Q में लिखते हैं, तो हम क्या P Q से P को डिवाइड करते जाते हैं, P से Q को डिवाइड करते हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक बार में कटने के बाद यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है, वे संख्याएं उनको डिवाइड करने के लिए हम फिर 0 लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए 7 को 2 से डिवाइड करना है, आप मान लीजिए, तो 7 को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे, जब डिवाइड करेंगे देखिए 2 यहां लिख देंगे, 7 यहां लिख देंगे, ये भाज्य, ठीक है। भाजक क्या है यहाँ, भाज्य क्या है 7 भाज्य 2 भाजक, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितनी बार पढ़ा चलेगा हमारा 3 बार, कितना आया 6, बचा कितना 1। अब 2 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक उसे कम नंबर ना जाए। तो हम दशमलव लगा लेते हैं, हमने क्या लगा लिया दशमलव लगाने से यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब कितनी बार चलेगा 5 बार, तो आप पूरा कट गया। तो 7/2 का कंप्लीट फॉर्म दशमलव में कितना आया 3.5, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे 10 है, 10 को हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पर, 10 इस डिवाइड के कोष्टक के अंदर, भाज्य है 10, भाजक है 3, कितनी बार पढ़ा चलेगा 1 3 बार, 3 या 9, फिर 1 बच जाएगा, दशम लगाएंगे 0 लेंगे, 3 3 3, और ऐसे ही हमारा नंबर चलते रहेगा, दशमलव की बहुत सारे अंक तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है दशमलव प्रसार किसी वास्तविक संख्या का, ठीक है। ये एक स्थान पे भी जाकर रुक सकता है, ये 2 स्थान पे भी चले जा सकता है, दशमलव के 3 स्थान तक जा सकता है, दशमलव के 10 स्थान तक जा सकता है, दशमलव के 100 स्थान तक जा सकता है। और ये जो नंबर है 3.3333, ये दशमलव के n यानी कि इनफाइनाइट स्थान तक जा रहा है, कभी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको बार में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार, बार का मतलब है रिपीटेशन, रिकरिंग, बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है, इस टाइप से
ठीक है, तो दशमलव का प्रसार आपको समझ में आया? किसी को अभी भी प्रॉब्लम बताइए? तो इसी के साथ आज 10 जो संख्या रेखा का जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी उसको हमने जो सॉर्ट आउट किया है। हमारा प्रयास है कि आप ही के साथ आप जो हमारे दूसरे बच्चे हैं वो भी इस प्रोग्राम से जो है संख्या रेखा में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है उसको सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने दूसरे टॉपिक में जो बहुपद है उसके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और ऐसे प्रोग्राम से दूसरे बच्चे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी सीखें। और इसी के साथ नमस्कार। मेरा नाम अमीशा शर्मा है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आज हमें यहाँ पे सांख्यिकी के बारे में बताया था कि मास जो क्रम विनिमय, सहचारी नियम, बंटन नियम के बारे में बताया था, दशमलव प्रसार, और जो जिसमें हमें आता नहीं था तो हमने यहाँ समझा और हमें काफी हद तक समझ में भी आया। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। जो आज सर ने बताया जो हमें समझ में आया था बहुत अच्छे समझाते हैं सर। मेरा नाम नीतू नरुका है, आज सर ने हमें संख्या पद्धति के बारे में समझाया जिसमें दशमलव प्रसार, सक्रियाएं, विनिमय और बंटन का नियम आदि चीजें समझाई सर ने। इसमें हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया। थैंक यू सर। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है, सर ने हमें संख्या पद्धति के बारे में बताया, हमें अच्छे से समझ में आया छोटी छोटी चीजें। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आज सर ने हमें संख्या पद्धति के बारे में बताया। मेरा नाम मोनिका जाटव है और मेरे विद्यालय का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। और संख्या पद्धति में जो हमें समझाया जैसे सहचारी नियम, उसमें हमें सब समझ में आया और हमें आसान हो गया, जिससे समझाने से हमें समझ में आ गया। मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। हमें संख्या पद्धति की एक्सरसाइज समझाई तो उसमें हमें बहुत लाभ होगा, वो हमें समझ में आया। मेरा नाम सुमन चौधरी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। सर ने जो हमें परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं, दशमलव प्रसार के बारे में बताया है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। मतलब आप एग्जाम में अगर आपके कोई सवाल आएगा संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ या कोई भी, तो अच्छे से मतलब सोल्व कर पाओगे? यस सर। आज जो सर ने आपको बताया संख्या पद्धति के बारे में, आपके जो गैप्स थे, जो आपको प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी चीजों में, तो कितना आपको समझ में आया? सर बहुत कुछ समझ में आया। क्या नाम है आपका? तराना। तराना। तो अच्छा एक चीज बताओ कि एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। सहचार्य नियम। सहचार्य नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मेरा नाम आरस्तून है, संख्या पद्धति के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है, हमें अच्छे से समझ में आ गया है सर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको संख्या पद्धति के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और साथ ही अब जैसे कि जल्द ही 9th क्लास के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, तो उनको जरूर इसमें बहुत मदद होगी संख्या पद्धति को कैलकुलेट करने में। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में थे हमारे आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुछ स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।
शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।